वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुनाल प्रताप सिंह। आज से हम संविधान देखने वाले हैं और ये संविधान की पहली वीडियो रहने वाली है। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री पूरी 46 लेक्चरों में कवर करवा चुकी है और भूगोल को लगभग 29 वीडियो में मैंने पूरी भूगोल कंप्लीट करवा चुकी है, जो कि प्लेलिस्ट में 2 फोल्डर बने हुए हैं, इतिहास और भूगोल करके, उनमें आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम संविधान की शुरुआत करने वाले हैं। तो संविधान में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे अनुच्छेद है, भाग है, अनुसूची है, विदेशी स्रोत हैं संविधान के, ठीक, और राजसूची संवर्ती सूची वगैरह बहुत सारी चीज़ें संविधान की। पर बात यह है कि संविधान को क्या डायरेक्ट यहीं से पढ़ें अनुच्छेदों से, कि कितने अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद में क्या है, या कितनी अनुसूचियां हैं। पीछे हिस्ट्री में भी तो संविधान का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो है जहाँ से पेपर में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो वो हमें क्या क्या करना है, तो जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हिस्ट्री में, मैंने वही चीज़ें यहाँ पर उसके नोट्स लिखे हुए हैं। ये ज़्यादा डिटेल नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संविधान जो है वो देश चलाने के लिए ज़रूरी होता है। अब देश यानी शासन, देश में जो शासन चलाया जाता है उसके लिए। अब क्या हर प्रकार का जो शासन होता है वो संविधान के अनुरूप होता है? तो देखते हैं उसी चीज़ को धीरे धीरे। शासन जो है वो चार तरह से चलता है, जैसे राजतंत्र हो गया, तानाशाही हो गया, साम्यवाद हो गया और लोकतंत्र हो गया। अब संविधान की किस में ज़रूरत है? राजतंत्र में राजा के अनुरूप शासन चलता है, तो उसमें कोई संविधान की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी सऊदी अरब हो गया, वहाँ राजा का शासन है। उसके बाद में ब्रिटिश हो गया, इंग्लैंड, वहाँ भी एक तरह से राजतंत्र है, हालांकि वो मिक्सिंग है, पर वहाँ भी अभी भी रानी जो है वो राजतंत्र के रूप में रानी वहाँ पर अभी भी कार्यरत है। उसके बाद में तानाशाही आ जाती है, जैसे कि किंग जॉन उन है उत्तर कोरिया का, ठीक, तो वो तानाशाही हो गया। और पास्ट में जाए तो हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, तो ये सारे तानाशाही के उदाहरण रहे हैं। साम्यवाद में क्या है, कोई एक पार्टी पूरे देश में, जैसे हमारे देश में तो बहुत सारी पार्टी हैं, पर साम्यवाद में केवल एक ही पार्टी पूरे देश पर राज करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है चीन में केवल एक ही पार्टी जो पूरे देश पर राज करती है। उसके बाद में आ जाते हैं लोकतंत्र, जैसे कि भारत में है। तो लोकतंत्र क्या हो गया, तो लोकतंत्र की डेफिनेशन बोलती है कि लोगों का लोगों पर लोगों द्वारा शासन, मतलब एक तरह से ये इनडायरेक्ट रूप में लोग ही शासन करते हैं अपने ऊपर। वो कुछ लोग चुन के भेजते हैं और वो लोग संविधान के अनुरूप काम करते हैं और शासन करते हैं। तो ये शासन के 4 प्रकार हो गए। अब उसके बाद में है लोकतंत्र, इसको देखते हैं आगे, ठीक, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और भारत में फिर संविधान बना, तो धीरे धीरे लोकतंत्र और लोकतंत्र से अब आते हैं आगे। तो लोकतंत्र की जो है 4 स्तंभ, जो 4 पिलर होते हैं, उनको देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ भी चुके हैं पहले कि निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का स्तंभ नहीं है, ठीक, इस तरह से। तो पहला है विधायिका, विधायिका में एमएलए एमपी वगैरह बैठते हैं, ठीक। उसके बाद में कार्यपालिका या व्यवस्थापिका, इसमें जो भी मंत्रीगण आ जाते हैं और जो भी बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह हैं, या ये पुलिस व्यवस्था वगैरह होती है, जो भी संविधान का पालन करवाती है कार्यपालिका या क्रियान्वयन करती है, वो इसमें आ गए कार्यपालिका में। न्यायपालिका में कोर्ट वगैरह आ गए, जिसका काम ये देखना है कि ये विधायिका या कार्यपालिका ये संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको न्यायपालिका उस चीज़ पर निगरानी रखती है और दंड वगैरह देके उसको सही करती है। फिर एक हो गया पत्रकारिता, जो रिपोर्टिंग वगैरह होगी। तो पत्रकारिता को भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं। और आज के टाइम पे इसका महत्व समझ में भी आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ 2 मिनट में वायरल हो जाती है, और ये सारी चीज़ें एक तरफ, और ये अपने अगर अच्छी पत्रिका है तो वो अपने एक तरफ। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है लोकतंत्र के स्तंभ में। अब है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो हिस्ट्री में संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो हुई थी, तो उसके लिए कैबिनेट मिशन आया था भारत, उसने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को चालू किया था। तो कैबिनेट मिशन के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, क्योंकि ये डेट आ जाती है। उसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में एक संविधान सभा का गठन करना, और जब संविधान हमारा बन जाए, संविधान सभा संविधान बना देगी, उसके बाद में अंतरिम सरकार, मतलब हमारी अंतरिम जो है अपनी सरकार का, उसका एक गठन करना। तो ये 2 उसके मेन उद्देश्य थे कैबिनेट मिशन के, ठीक है। अब जो संविधान सभा जो थी उसका गठन किस प्रकार से किया जाए, तो उन्होंने क्या सोचा कि जो 10 लाख व्यक्तियों पर 10 लाख लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे वोटिंग वगैरह देके किसी भी जरिए से, तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक आदमी चुन के जाएगा, तो वो एक सीट होगी। इसके बाद में ये जो था एक तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, जो कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा का गठन का जो प्रस्ताव पारित किया था, वो निर्वाचन किस प्रकार का था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो अप्रत्यक्ष था। तो कैसे? दरअसल पूरे देश में से टोटल जो प्रांतीय सीटें थी वो थी
1585 सीटें, वो तो थी लोगों द्वारा चुन के, ये 1585 लोग आएंगे लोगों द्वारा चुन के, लेकिन इनमें से फिर 389 जो सीटें हैं वो चुनी जाएंगी संविधान सभा में। ठीक, तो ये तो हो गया डायरेक्ट जो लोगों के द्वारा चुन के आए, पर ये तो इनडायरेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि इनको लोग हम नहीं चुनेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 318 मेन जो सीटें हैं वो कितनी है, 389। अब वो जो सीटें हैं वो इनमें से चुनेगी, और ये इनको चुनना, इनमें से इनको चुनना ये लोगों के हाथ में नहीं था, तो इसलिए ये एक तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। अब इन 389 जो सीटें हैं इनका देख लेते हैं, ये सीटें किस किस हिसाब से बांटी गई थी। तो ये 3 भागों में बांटी गई थी, एक तो ब्रिटिश प्रांत में, फिर कमिश्नरी में, और राजा रजवाड़ों के लिए कुछ सीटें। तो ब्रिटिश प्रांत जो थे उस टाइम 11 थे। ठीक है, ये ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11, उनके लिए 289 सीटें आवंटित की गई थी। फिर कमिश्नरी थी जो उस टाइम में 4 थी। ठीक है, जैसे अजमेर की कमिश्नरी, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली की कमिश्नरी, इनके लिए एक एक सीटें होगी चारों के लिए। ठीक है, 4 हैं, इन चारों के लिए एक एक सीटें, 4 सीट होगी कमिश्नरी के लिए। फिर राजा रजवाड़ों के लिए 93 सीटें अलॉट की गई थी। तो ये हो गया कैबिनेट मिशन का, जिसने संविधान निर्माण की कोशिश की थी। अब उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में मेन हमारा संविधान निर्माण ये हो गया जो देश आज़ाद होने के बाद में हुआ था। अब उसके बारे में क्या क्या देखें मेन, तो पहली बात जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं, तो उसको जो टाइम लगा था बनने में, वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था हमारे संविधान को बनने में। जो संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, लागू नहीं हुआ था। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है। 26 नवंबर 1949 को तो वो पारित हुआ था संविधान सभा में, और जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लागू होने की डेट अलग है और पारित होने की डेट अलग है। अब संविधान में क्या क्या है, तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, और अनुसूचियों की संख्या 8 है। लेकिन अभी वर्तमान में क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है संविधान का, धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, तो अनुसूचियाँ 8 से 12 हो गई हैं वर्तमान में। और रही बात अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद अभी भी उतने ही हैं, लेकिन उसमें अनुच्छेद का, खा, गा, इस तरह से आबा, सा करके अनुच्छेदों की भी संख्या बढ़ाई गई है, पर टोटल वो हैं इतने ही। जैसे पहला संविधान है तो उसी को आबा, सा में इस तरह से बांट बांट के उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, पर ऑल ओवर वो हैं 395 अनुच्छेद। ठीक, तो इस तरह से ये जो बेसिक था संविधान के लिए वो हमने देख लिया, उसकी एक तरह से हिस्ट्री। इसके बाद में अब जो विदेशी स्रोत हैं संविधान के, या विशेषताएं, अनुच्छेद हैं, संवर्धित सूची हैं, वो एक तरफ से क्रम से वीडियो आती रहेंगी। ठीक, धन्यवाद।